नमस्कार साथियों, मैं हूं अनुज शर्मा और स्वागत करता हूं अपने इस चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस में। पीजीटी का बेस्ट प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। हर तरीके से आपको सुविधाएं क्वेश्चन के साथ में, उनकी स्ट्रेटजी के साथ में और तैयारी का पूरा तरीका कैसे होना चाहिए, सब बातें आपको बताता रहता हूं। तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अदरवाइज अगर आप चैनल पर पुराने तो अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो लोग अपने आप को पीजीटी लेक्चरर एग्जामिनेशन में क्वालिफाई करना चाहते हैं उनके लिए आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट बनने वाली है। इस वीडियो में पूरा ऑपरेशन करेंगे, फुल ऑपरेशन करेंगे। पेपर 2021 में जो आया था उसका क्या आइडिया रहा, कितना कठिन पेपर था, कितना टफनेस थी उसकी, कहां तक वो स्ट्रेंथ उसकी पहुंची थी, इन सब बातों को लेकर के आज मैं आपके सामने हाजिर हूं और पूरी स्ट्रेटजी तैयार कर दी है मैंने इस पूरे पुराने पेपर के अकॉर्डिंग। प्रीवियस पेपर्स की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो पेपर अभी आया था ये मेरे हाथ में है, इस पेपर के अकॉर्डिंग क्या स्ट्रेटजी हम लोगों की होनी चाहिए, ये सब बातें मैं आज आपको इस पेपर में डिस्कस करूंगा, इस वीडियो में डिस्कशन करूंगा, पेपर भी डिस्कस करूंगा आपके सामने। इनके आंसर्स ऑलरेडी मैंने पिछले साल डाले थे, जो आंसर्स एक्यूरेट थे वो मैंने आपको बताए थे। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आज इस पेपर का किस तरीके से हम लोग ऑपरेशन करते हैं। इस पेपर को मैंने जो समझा, जो पाया, उस पेपर के अकॉर्डिंग मैंने पूरी चीजों को कलेक्ट किया कि आखिरकार क्वेश्चन कहां से बने थे, कैसे बने थे, कहां से क्वेश्चन उठाए गए थे और इन क्वेश्चंस का क्राइटेरिया और रेंज क्या थी, टफनेस ऑर्डर क्या था इनका। ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चंस का कलेक्शन किया है कि आने वाले ईयर में ये क्वेश्चन पेपर कैसा हो सकता है, कितना टाइटनेस इस पेपर पे दिखाई जा सकती है, कितना एक्सपर्ट अपना इस पे एक्सपीरियंस उतार सकता है। ये सब बातें मैंने इन सभी पेपर्स के कलेक्शन से बनाई हैं। ये सभी पेपर मैंने ऑलरेडी कलेक्ट करके रखे हैं, आप देख रहे हैं। ये सभी पेपर 10 साल के, मेरे पास 12 साल के पेपर हैं। इन 10-12 साल के पेपरों का जो मैंने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किया है कि कहां से कौन सा क्वेश्चन ट्विस्टेड होता, बहुत गुप्त जानकारी भी आपको आखिर में दूंगा और इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी दूंगा कि अगर आपके पास 10 साल के पेपर होंगे तो आप खुद अनुमान लगा लेंगे कि आखिरकार पेपर का सेटिंग, पेपर का बनाना, पेपर की जो इसका क्वेश्चन का कलेक्शन कैसे किया जाता है, इस बात को भी लास्ट तक बताऊंगा। इसलिए पूरी वीडियो में आप बने जरूर रहिएगा। अब हम लोग एक एक टॉपिक की बात कर लेते हैं। इस पेपर ने जो दिया हमें वो मोल कंसेप्ट और स्ट्रक्चर ऑफ एटॉमिक से, स्ट्रक्चर ऑफ एटम से, यानी कि 3 क्वेश्चन का आइडिया मुझे मिला है कि, लेकिन इसमें मैं ये भी बात आपसे बताता चलूंगा कि अब हम लोगों को कौन कौन से टॉपिक पे फोकस ज्यादा करना। एक तो हम लोगों को फोकस करना है यहां पर बोहर के रेडियस पर फोकस करना है, बोहर के रेडियस पर फोकस करना है। लिखते जाइएगा, पेन कॉपी अगर आपके पास में है। बोहर के रेडियस पे, बोहर की वेलोसिटी पर, बोहर के एनर्जी लेवल पे फोकस करना है और इसी के नोड और रेडियल नोड पर फोकस करना है, उनके ग्राफ पर फोकस करना है। यानी कि अब हमें क्वांटम थ्योरी पर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा इस पेपर के अकॉर्डिंग, एटॉमिक स्ट्रक्चर में और मोल कंसेप्ट में। मोल कंसेप्ट में जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस अधिकतर आपको मोल के बेस पे ही करने पड़ेंगे। यानी कि अब हम ये जान लें कि हम लोग थोड़ा सा अपने ऑर्डर को, अपने लेवल को चेंज जरूर कर लेंगे। केमिकल बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में चले जाइए तो केमिकल बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में अगर आप ध्यान दे रहे हो तो हाइब्रिडाइजेशन पर विशेष ध्यान देना है। किस हाइब्रिडाइजेशन से कितना % कैरेक्टर चेंज हो रहा है वो हमें ध्यान देना है। इन सब चीजों को नजरअंदाज आप नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से किसका क्या बॉन्ड ऑर्डर होगा, इन बॉन्ड ऑर्डर पे भी बहुत ध्यान देना है कि बॉन्ड ऑर्डर जैसे आपका CO+ का पूछ लिया, जो एक्सेप्शंस है NO+ का पूछ लिया, NO का पूछ लिया, है ना, CN का पूछ लिया, ये बॉन्ड ऑर्डर पे ज्यादा फोकस करना है। O2 N2 वाले तो आपको ऑलरेडी पहले से पता रहते हैं, उन पे फोकस बहुत नहीं करना है। और इसी केमिकल बॉन्डिंग में आपको डाइपोल मोमेंट के बेस पे स्ट्रक्चर की जानकारी रखनी, पोलर नॉन पोलर कैरेक्टर विशेष तौर से ध्यान देना है। इन सब चीजों को अगर आप नजरअंदाज करेंगे तो नुकसान तय है। इसीलिए आज की वीडियो आपको जरूर बताएगी कि किन टॉपिक्स पे आज मैं ये ऑपरेशन कर रहा हूं, चैप्टर को ओपन करके हर चैप्टर का ऑपरेशन कर रहा हूं। इसलिए आप ध्यान रखिएगा, इस ऑपरेशन में आप शामिल जरूर होइए
पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की बात करूं तो यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत पूछा जाता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में आपको पॉलिंग स्केल की जानकारी रहनी चाहिए, आपको मुलिकन स्केल की जानकारी रहनी चाहिए, यानी इन दोनों स्केल पर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। न्यूमेरिकल भी आ सकता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। बाकी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा किसकी कम है, ऑर्डर कौन सा, एक्सेप्शन कौन सा, ये चीज आपको पता रहनी चाहिए। तो अब तक हम लोगों ने ये 3 टॉपिक आपसे बात कर लिए हैं। न्यूक्लियर केमिस्ट्री में अधिकतर जो क्वेश्चन आता है वो हाफ लाइफ से जुड़ा हुआ होता है। किसी भी एक वुड है, टुकड़ा है, लंबे समय से पड़ा हुआ, उसका हाफ लाइफ इतनी है, तो ये कितना पुराना रहा होगा, इस तरीके के क्वेश्चन इस पे पूछे जा सकते हैं। या फिर न्यूक्लियर केमिस्ट्री में आपसे कोई भी रिएक्शन कंप्लीट करवाने के लिए पूछी जा सकती है कि भाई इसमें कितने हम लोग प्रोटॉन जोड़े, कितने न्यूट्रॉन जोड़ना है, कितने अल्फा पार्टिकल निकलेंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री में से। और कोई भी ग्रुप यानी कि सोडी फजान रसल ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ को भी आप ध्यान रखेंगे इसमें न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। फ्यूजन फिजन का भी एक टॉपिक पढ़ लीजिएगा, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान आपको न्यूमेरिकल पे देना है, यानी कि यहां पर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक इंपॉर्टेंट बन जाता है। एक ही क्वेश्चन का अंदाज लगाया है मैंने कि एक क्वेश्चन की उम्मीद यहां से हो सकती है। केमिकल आयनिक इक्विलिब्रियम में 3 क्वेश्चन जा सकते हैं, पीएच वैल्यू पर क्वेश्चन आ सकता है, और आपके यहां पर सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के जितने भी फार्मूले हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग वीक, ये सब जो आप कॉम्बिनेशन बनाते हैं उस पे आ सकता है। बफर सॉल्यूशन पे न्यूमेरिकल आ सकता है, ओस्टवाल्ड डिल्यूशन लॉ पे आ सकता है, ली चैटेलियर प्रिंसिपल पे भी इसकी कंडीशंस पूछी जा सकती हैं। इन सब बातों को भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो यहां से मैंने 3 क्वेश्चन का क्राइटेरिया आपके सामने लिया हुआ है। और थर्मोडायनेमिक्स में चलिए, तो थर्मोडायनेमिक्स में एक तो आपको क्लेसियस क्लेपियन इक्वेशन आपको पता रहनी चाहिए, पिछली बार भी बताई थी, हालांकि इस बार बहुत नई कोई चीज आई है। हाँ, इसमें थर्मोडायनेमिक्स में से अगर आपको हेस लॉ पे ध्यान देना है, एंथैल्पी पे ध्यान देना है, एंथैल्पी बेस्ड न्यूमेरिकल पे ध्यान देना है, तो थर्मोडायनेमिक्स में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, गिब्स फ्री एनर्जी जैसे टॉपिक छोड़ने नहीं आपको। गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन है, डोहेम इक्वेशन है, ये सब इक्वेशन जरूर पढ़ लीजिएगा। पिछली बार नहीं आई तो जरूरी नहीं कि इस बार ना आए, इसलिए ये बात हमेशा ध्यान रखें। ये बिल्कुल क्या होता है, कभी कभी टफ पेपर पे के बाद एकदम से लो पेपर आ गया तो तब भी गड़बड़ा जाएगा। इसलिए आपको विशेष ध्यान रखना कि हमें अपने हर लेवल को मेंटेन करते हुए चलना है, हर लेवल को मेंटेन करते हुए चलना है। तो इसलिए आप इस पे पूरा अपना दिमाग लगा लीजिए। गैसेस स्टेट, लिक्विड स्टेट और सॉलिड स्टेट पे 4 क्वेश्चन की संभावना बनी रहती है। देखिए गैसेस स्टेट में मोस्ट प्रोबेबिलिटी आया था, सॉलिड स्टेट में मिलर इंडेक्सेस की बात कर लेते हैं, और लिक्विड स्टेट में विस्कोसिटी की बात कर लेते हैं। इन 3 टॉपिक को छोड़ना नहीं है। या सॉलिड में ब्रेग्स इक्वेशन को नहीं छोड़ना है आपको, ब्रेग्स इक्वेशन पढ़ लेनी है, उस पर न्यूमेरिकल लगा लीजिएगा। यहां पर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी नहीं छोड़ना आपको, है ना। गैसेस स्टेट में वैन डर वाल गैस इक्वेशन को बिल्कुल चार्ट करके जाइएगा, कतई नहीं छोड़ना है। अगर सिलेक्शन लेना है तो मेरी कही बातों को विशेष ध्यान दीजिएगा, आपका फायदा जरूर होगा। यहां पर सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं, तो सॉल्यूशन में आप लोग वेंट ऑफ फैक्टर पे विशेष ध्यान दीजिएगा, एसोसिएशन डिसोसिएशन पे ध्यान दीजिएगा। और यहां पर आपको ध्यान देने वाली चीज होगी जो हॉट्स होंगे कि मोलैरिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, मोलैलिटी नहीं करती। इस टाइप के जो हॉट्स हैं वो भी आपको तैयार करने पड़ेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन में। यहां न्यूमेरिकल पे M1 B1, राउल्स लॉ बेस्ड न्यूमेरिकल, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बेस्ड न्यूमेरिकल, ये सब ध्यान देने पड़ेंगे। रिडॉक्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में चले जाइए तो ऑक्सीडेशन नंबर निकलवाया जा सकता है, और आपसे नस्ट इक्वेशन पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं। आपसे ये पूछा जा सकता है कि भाई बताइए कि ये रिएक्शन हो रही, गैल्वेनिक सेल कौन सा बनेगा, सेल बना करके दिखा दीजिए। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। लेकिन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कोलरिच लॉ है ना, मोलर कंडक्टेंस, इनके इफेक्ट, इनके फैक्टर्स जरूर पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं फैक्टर्स आपके लिए। तो ये टॉपिक आपको छोड़ना नहीं, एनसीईआरटी की मदद यहां पर जरूर लीजिएगा, ये भी बोल रहा हूं आपसे। केमिकल काइनेटिक्स में चले जाइए, न्यूमेरिकल 100% न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है। यहां पर आपको आर्हेनियस कांसेप्ट भी ध्यान रखना पड़ेगा, कोलिजन थ्योरी भी आपको यहां पर ध्यान रखनी पड़ेगी। उसके मेन पॉइंट्स आप जरूर पढ़ लीजिएगा, उनकी जो अंदर की बात है मेन पॉइंट्स की उनको जरूर ध्यान रखना, क्योंकि अगर आपको ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट आ गया तो भी आपको ये चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। मेटलर्जी ऑफ प्रिंसिपल्स में चले जाइए तो ओर को याद रखना, एलॉय को याद रखना, कितना टेम्परेचर किसको रिड्यूस करने में आता है। यानी कि अगर हम लोग बात करें तो यहां पर थर्मोडायनामिक ट्रीटमेंट की बात कर ले हम लोग, थर्मोडायनामिक ट्रीटमेंट की हम लोग बात जरूर करेंगे यहां पर। और अगर थर्मोडायनामिक ट्रीटमेंट
की बात करें तो ये भी ध्यान रखें कि थर्मोडायनेमिक ट्रीटमेंट किस तरीके से, किस फैक्टर को कौन रिड्यूसिंग एजेंट कब बन जाता है, यानी कि अगर आपको अच्छे से याद हो तो इलिंघम डायग्राम से जुड़ी हुई बात मैं कह रहा हूं, इसको भी ध्यान से पढ़ लीजिएगा। सरफेस केमिस्ट्री में कैटालिस्ट में एंजाइम कैटालिसिस पे ध्यान रखना, एड्सॉर्प्शन थ्योरी पे जो कैटालिस्ट हेट्रो जो आपको एड्सॉर्प्शन थ्योरी में जब जाते हैं तो एक कैटालिस्ट होता है होमोलिसिस और एक होती है हेट्रोलिसिस पे चला जाता है। तो यहां पर कैटालिस्ट की अगर हम लोग बात करें तो आपको दो तरीके, होमोजीनियस कैटालिस्ट और हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो उन पर विशेष ध्यान देना। कोलाइडल सॉल्यूशन में जो छोटे छोटे टर्म है, एप्लीकेशंस जिसे बोलते हैं कोलाइडल केमिस्ट्री की, वो ध्यान रखिएगा। और एड्सॉर्प्शन में फ्रेंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म और लैंगुएर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म पर विशेष फोकस करना। देखिए चैप्टर वाइज आपको बता रहा हूं क्या क्या पढ़ना है। इतनी गहराई में जाकर के रिसर्च करना, इतनी गहराई में जाकर के पेपर को खंगालना, ये सब के लिए काम नहीं होता। इसलिए आप इस वीडियो को इंपॉर्टेंट अपने सिलेक्शन की वीडियो मान लीजिए और देखते रहिए। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में चले जाइए तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से उठा लीजिए पेपर को। ये पेपर मेरे सामने है, देख लीजिए T2G इजी लेवल पे क्वेश्चन आया है कि नहीं आया है। देख लीजिए कि इसमें क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के बारे में पूछा गया है, नहीं पूछा गया, लिगेंड के बारे में पूछा गया, नहीं पूछा गया, कौन स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, कौन वीक लिगेंड है, कौन चिलेटिंग लिगेंड है, कौन पाई कॉम्प्लेक्स लिगेंड है, ये सब क्वेश्चन आ रखे हैं। तो मैंने केवल 3 क्वेश्चन का क्राइटेरिया यहां पर उठाया हुआ है कोऑर्डिनेशन से और डी ब्लॉक से रिलेटेड कोऑर्डिनेशन। हालांकि डी ब्लॉक मैंने आगे लिया हुआ है, मैं केवल कोऑर्डिनेशन की बात करूं तो यानी कि कोऑर्डिनेशन में यह भी जरूर ध्यान रखिएगा कि किसकी कितनी वैलेंसी होती है, किसका कितना ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, कितना इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैसे निकाला जाता है, यह चीज आपको यहां विशेष तौर से ध्यान रखनी पड़ेगी। एस ब्लॉक में चले जाइए तो यहां पर कंपाउंड्स, उनके रिएक्शंस, यूजेस और उनके अरेंजमेंट देख लीजिए उठा करके। MgCl2 आया हुआ है, LiCl आया हुआ है, कौन ज्यादा कोवेलेंट है, कौन कम कोवेलेंट है, इस तरीके से अरेंजमेंट को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कौन ज्यादा सॉल्युबल हो जाता है, कौन कम सॉल्युबल हो जाता है, जैसे सल्फेट आयन है, कार्बोनेट है, क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, ये इनकी सॉल्युबिलिटी का, इनके ऊपर इफेक्ट टेम्परेचर का, ये जरूर पढ़ लीजिएगा। इस चैप्टर से बिल्कुल तय है आना। और पी ब्लॉक में चले जाइए तो वही बात यहां पर भी कहूंगा कि कंपाउंड्स पढ़ लेना, उनकी प्रिपरेशन पे टेम्परेचर का विशेष ध्यान रखना, कैटलिस्ट का विशेष ध्यान रखना, प्रॉपर्टीज में ऑक्सीडाइजिंग नेचर, रिड्यूसिंग नेचर पे ध्यान रखना, स्ट्रक्चर में कहां कोवेलेंट कहां आयनिक बॉन्ड बन रहा है इस बात का ध्यान रखना, कौन कंपाउंड साइक्लिक हो जाएगा, कौन नहीं हो जाएगा, और इसमें जो एक्सेप्शंस हैं, कौन डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो कर देता है, कौन नहीं शो कर पाता है, और इनके यूजेस भी विशेष तौर से ध्यान में रखिएगा आप लोग। डी और एफ ब्लॉक की बात करें तो 3 क्वेश्चन मैंने उठाए यहां से, और डीएफ ब्लॉक में सबसे पहले लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन पर विशेष ध्यान देना, क्वेश्चन आ सकता है। और डीएफ ब्लॉक में जितने भी कंपाउंड्स आप लोग पढ़ते हैं, कौन रेडियो एक्टिव है, कौन नॉन रेडियो एक्टिव है, इन कंपाउंड्स पर विशेष ध्यान देना है। और डीएफ ब्लॉक में इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट और जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का शब्द है, उस शब्द को भी क्लियर कर लेना कि किसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम है, कब वो रिड्यूसिंग एजेंट बन जाएगा, कब किसके लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाएगा, और इनके कौन से ऑक्सो आयन पॉसिबल हो सकते हैं, ये सब चीजें ध्यान रखना। कौन सा एफ ब्लॉक में रेडियो एक्टिव है, कौन सा नहीं रेडियो एक्टिव है, ये इनकी प्रॉपर्टीज किस ग्रुप से मैच कर रही हैं, ये सब चीजें आपको इसमें विशेष तौर से ध्यान देनी पड़ेंगी। जीओसी फुल पढ़ लीजिएगा, 5 क्वेश्चन की उम्मीद रखता हूं। यहां पर 5 क्वेश्चन में आप समझ लीजिएगा कि जीओसी में फ्री रेडिकल आ चुका है क्वेश्चन, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल क्वेश्चन आ चुका है, पेपर सामने है, आपको उठा करके देख लीजिए। अगर आपके पास में है, अनु शर्मा अगर झूठ बोल रहे हो तो बिल्कुल ये आप बिल्कुल वीडियो मत देखना, लेकिन हाँ अगर सच बोल रहे हैं, जैसे न्यूक्लियोफाइल पे आया हुआ कि कौन सा न्यूक्लियोफाइल है कौन सा, जब HNO3 की HNO3 H2SO4 की जब रिएक्शन कराई गई तो जो HNO3 वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, क्या ये क्वेश्चन जीओसी का नहीं है? यानी कि यहां पर अगर हम लोग सोचे कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को विशेष में ध्यान में रखा गया है। एक SI रिएक्शन भी पूछी गई है, SNI रिएक्शन भी पूछी गई है इसके अंदर, तो वो भी ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से अगर हम लोग एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, डाइईन और साइक्लो एल्केन्स और बेयर-सिस्टेन थ्योरी की बात करें तो बेयर-सिस्टेन थ्योरी में 2 क्वेश्चन की बात करता हूं, यहां पर टोटल 3 क्वेश्चन। तो यहां पर बेयर-सिस्टेन थ्योरी जरूर पढ़ लीजिएगा, कौन ज्यादा स्ट्रक्चर स्टेबल होता है, कौन कम स्टेबल होता है, ये सब बातें आप ध्यान रखिएगा यहां पर। और इनमें मैंने 5 नंबर टोटल ओवरऑल कलेक्शन कर रखे हैं। कौन कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, कौन सा ग्रुप कब ऐड होगा, कब रिमूव हो जाएगा, कौन एडिशन रिएक्शन शो कर रहा है, कौन सब्स्टिट्यूशन शो कर रहा है, किस में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, ये सब जरूर पढ़ लीजिएगा इसमें ध्यान से। और प्यूरिफिकेशन एस्टिमेशन पे न्यूमेरिकल, और कौन सी मेथड किस कंपाउंड पे अप्लाई होती है।
इस चीज को भी आप फोकस करेंगे। एरोमेटिसिटी फुल पढ़ लीजिएगा। फुल का मतलब हकल रूट से स्टार्टिंग करना, बेंजीन की एनर्जी लेवल से, रेजोनेंस स्ट्रक्चर से स्टार्ट करिएगा, बेंजीन की प्रॉपर्टीज पढ़ते हुए और चले जाइएगा सभी कंपाउंड पे, जैसे कि टॉलिन है, नाइट्रोबेंजीन है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, एनिलीन है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, बेंजल्डिहाइड है, बेंजोइक एसिड है, ऐसे करके जितने भी कंपाउंड इससे जुड़े हुए, जाइलिन है ना, इस तरीके से जो भी कंपाउंड पॉसिबल हो सकते हैं वो कंपाउंड में मैंने 5 क्वेश्चन का क्राइटेरिया लगाया हुआ कि एरोमेटिक कंपाउंड से 5 क्वेश्चन आ सकते हैं। 5 की संभावना जुड़ी रहती है एरोमेटिक कंपाउंड से। पेपर उठा लीजिए, आपको आइडिया लग जाएगा कि एरोमेटिक से जुड़ा हुआ कहां तक का लेवल। एरोमेटिक का मतलब डिटेल की बात कर रहा हूं। हेलो एल्केन, हेलो एरीन की बात करता हूं तो लगभग 2 क्वेश्चन की उम्मीद लेकर के चलता हूं यहां से। यहां पर रिएक्शंस पूछी जा सकती हैं, रिएक्शंस में अरेंजमेंट पूछा जा सकता है और कौन सा कंपाउंड किसके साथ रिएक्शन करेगा, तो प्रोडक्ट ये बनने वाला, जरा नाम बता दीजिए कौन सी रिएक्शन होगी। इस कैटेगरी के क्वेश्चन भी यहां से पूछे जा सकते हैं। अल्कोहल्स, फिनॉल्स, ईथर में डिस्टिंग्विश मैकेनिज्म पूछी जा सकती है। कंपाउंड के बीच में इंटरमीडिएट कौन सा हो सकता है पूछा जा सकता है, या ये कंपाउंड, ये ईथर है सपोज कर लीजिए, ईथर में विलियमसन सिंथेसिस की कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं, उन लिमिटेशंस को भी ध्यान रखना है। अल्कोहल्स में डिहाइड्रेशन टेम्परेचर, डिफरेंट टेम्परेचर पर डिहाइड्रेशन कितना हो रहा है वो भी ध्यान रखना है। तो ये सब चीजें अगर आप माइंड में सेटअप बना करके चलेंगे तो आपका नुकसान बिल्कुल नहीं होगा। एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड पे चले जाइए। 4 क्वेश्चन की उम्मीद करता हूं, जहां पर नेम रिएक्शंस भी कुछ शामिल हो जाएंगी, यहां पर मैकेनिज्म भी बहुत सारी शामिल हो जाएंगी, बहुत सारे इफेक्ट भी शामिल हो जाएंगे, बहुत सारे ऑर्डर भी शामिल हो जाएंगे। इन चीजों को भी नोटिस कर लीजिएगा और 4 क्वेश्चन की तैयारी अपनी यहां से रखिएगा। नाइट्रोजन कंपाउंड से 3 क्वेश्चन की तैयारी रखिएगा और नाइट्रोजन कंपाउंड में बेसिक कैरेक्टर जरूर पढ़ लीजिएगा, बेसिक कैरेक्टर से क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखिएगा। बायोमोलिक्यूल में विटामिन पे विशेष फोकस करना, आरएनए डीएनए पे फोकस करना है। प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स में आपने देखा ही था कि अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर में पूछा गया था कि कौन सी बॉन्डिंग, इस टाइप के जो गहराई के क्वेश्चन है उनको जरूर फोकस कर लीजिएगा। पेप्टाइड बॉन्ड, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड और इसका ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, पेप्टाइड लिंकेज, म्यूटा रोटेशन जैसे वर्ड भी ध्यान रखिएगा। और कौन सा जब ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती तो अल्फा बीटा पोजीशन कहां पर यूज हो जाती है, उन सब पोजीशंस को भी ध्यान रखिएगा। ऐसे करके अगर आप तैयारी करेंगे तो आपकी तैयारी बिल्कुल परफेक्ट होती चली जाएगी। पॉलीमर्स में मोनोमर्स पे फोकस करना है, उनसे यूजेस भी ध्यान रखने हैं और उनके साथ में जो प्रोडक्ट बन रहा है, पॉलीमर क्या बन रहा है, उसका मोनोमर क्या होगा, टेम्परेचर कितना होगा, लो डेंसिटी, हाई डेंसिटी, पॉलीथिन, टेफ्लॉन, इनके सबके पॉलीमर्स के मोनोमर जरूर पढ़ लीजिएगा। और इसके बाद पीएचबीबी, जो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स होते हैं उनको भी आप ध्यान रखेंगे। पॉलीमर्स में डाइज और ड्रग्स में चले जाइए। डाइज पे देख लीजिए, एक क्वेश्चन आया हुआ है, ड्रग्स में से भी एक क्वेश्चन आया हुआ है। तो सिंपल सा मैं 2 क्वेश्चन की बात कर लेता हूं कि 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं डाइज और ड्रग्स में से। यहाँ पर मेलेकाइट ग्रीन है, इंडिगो, मैंने पढ़ाया, वीडियोस डाली हुई डाई ड्रग्स पे, उस पर जरूर पढ़िएगा। फोटोकेमिस्ट्री पे भी 2 क्वेश्चन के चांस हो सकते हैं। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड पे भी 2 क्वेश्चन के चांस हो सकते हैं, जैसे पायराडीन है, पायरोल है, ये सब कंपाउंड जरूर पढ़ लीजिएगा। 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक, 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक, इनको डिवाइड कर लीजिएगा 2 हिस्सों में। सभी की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, सभी का रिडक्शन, सभी का ऑक्सीडेशन और सभी की सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, ये जो जहां पर होते हैं, कौन सी पोजीशन पर होते हैं, उन पोजीशंस के साथ में टेम्परेचर का इफेक्ट जरूर पढ़ लीजिएगा। पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स में चले जाइए तो यहां पर भी बहुत इंपॉर्टेंट नेफ्थलीन और फिनेंथ्रीन को और एंथ्रासीन को जरूर पढ़ लीजिएगा। 3 चैप्टर्स अगर आप इसमें 3 टॉपिक पढ़ लेते हैं, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन, फिनेंथ्रीन, तो आपको जरूर यहां से क्वेश्चन मिलेगा। स्पेक्ट्रोस्कोपी से इस बार क्वेश्चन शायद बहुत कम था, लेकिन यहां पर स्पेक्ट्रोस्कोपी पे मैं 2 क्वेश्चन अभी भी रख रहा हूं कि 2 क्वेश्चन की उम्मीद है। न्यूमेरिकल टोटल ओवरऑल 10 आ सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना। ये न्यूमेरिकल हर चैप्टर के हो सकते हैं, वहां थ्योरेटिकल पार्ट चल रहा था, ये न्यूमेरिकल की बात कर रहा हूं। मैच द कॉलम लगभग 1 या 2 आते हैं तो मैंने 2 की पोजीशन रखी है। मैकेनिज्म 1 या 2 आती है तो मैंने 2 की पोजीशन रखी है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड से क्वेश्चन आता ही है, लगभग 2 क्वेश्चन की उम्मीद लेकर के चल रहा हूं। आइसोमेरिज्म और नॉमेनक्लेचर पे 2 क्वेश्चन का आइडिया लगाया है मैंने। तो आइसोमेरिज्म, नॉमेनक्लेचर में यहां ईजेड और आरएस सिस्टम को जरूर पढ़ लीजिएगा। यहां टिपिकल नॉमेनक्लेचर में नॉमेनक्लेचर डी और ब्लॉक का भी जो आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर है उसको भी जरा ध्यान रख लीजिएगा। और आईपीएससी नॉमेनक्लेचर ऑर्गेनिक वाले भी ध्यान रख लीजिएगा। 2 क्वेश्चन की उम्मीद करके चलता हूं यहां से। रिएजेंट कैटलिस्ट से 2, यानी कैटलिस्ट का रोल पूछ सकते हैं और कहां कौन सा कैटलिस्ट यूज हो रहा है ये पूछ सकते हैं, और उसमें रिएजेंट कौन सा यूज हो रहा है। बहुत सारे रिएजेंट है, विल्किंसन कैटालिस्ट है ना, इस तरीके से आपसे जिगलर नाटा कैटालिस्ट है, ये सब कैटालिस्ट भी पूछे जा सकते हैं, रिएजेंट भी पूछे जा सकते हैं। ये दोनों मिला दिए 2 क्वेश्चन की उम्मीद करता हूं। और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से 1 क्वेश्चन की उम्मीद करता हूं, सिंपल है, आप पढ़ सकते हैं। नेम रिएक्शंस भी और इंटरमीडिएट फॉर्मेशन, कहां कौन सा इंटरमीडिएट बन रहा है, हाउफमैन्स ब्रोमाइड में कौन सा बन रहा है, रिमेटीमेन में कौन सा बन रहा है, इस तरीके से आप गेटरमैन में कौन सा बन रहा है, विलियमसन्स में कौन सा बन रहा है, तो कहां पर इंटरमीडिएट बनता है, कहां नहीं बनता है, इन दोनों बातों को ध्यान में, फिडल क्राफ्ट रिएक्शन कहां होती कहां नहीं होती,
लीजिए। इन दोनों रिएक्शंस को भी ध्यान रखिएगा और डिस्टिंग्विश के 2 क्वेश्चन इस तरीके से मैंने 118-19 क्वेश्चन ढूंढे हैं कि 118-19 तक अगर मैं ये आइडिया लगा लूं तो 100 की गिनती मेरी 100% पार हो जाएगी। और अगर गिनती आपकी 100 के पार होती है तो फिर आप सेलेक्टेड कैंडिडेट अपने को मान लीजिए। इंटरव्यू में कितने भी नंबर दिए जाए, कोई जरूरत नहीं किसी चीज की, कोई जरूरत नहीं किसी के हेल्प की, आपका सिलेक्शन डेफिनेट हो जाएगा अगर आप सैकड़ा मार देते हैं तो। अगर सैकड़ा मारना है तो मेरे इस आइडिया को अपने जहन में उतार लीजिए, अपनी कॉपी में लिख लीजिए। आपका सिलेक्शन आपके हाथ में है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हमारा चैनल आपको पूरा अपडेट करता रहेगा। वैकेंसी आने वाली है, इसकी सूचना भी आपको अगली वीडियो में दे दूंगा कि वैकेंसी आने वाली है और फटाफट अपनी तैयारी, अपनी तलवारों पर धार लगा लीजिए। अगर आप अपनी तलवारों पर धार लगाते हैं तो आपको उस धार में ये चीजें शामिल करनी पड़ेंगी। यानी कि अगर 100 यानी सैकड़ा मारना है, सेंचुरी आपको बनानी है, तो फिर आप इन चीजों को जरूर फॉलो करिए। आपकी सफलता आपका इंतजार कर रही है, आपकी सफलता आपके पहुंचने तक आपका इंतजार करेगी, बशर्त आप वहां पर पहुंच जाएं। और पहुंचने के लिए तो मैं आपको ये बताने जा रहा था, जो सबसे इंपॉर्टेंट गुप्त बात है वो आप सुन लीजिए कि वो क्या बात है। जब भी पेपर का एडजस्टमेंट किया जाता होगा, पेपर जब बनाया जाता होगा, तो उस समय इन बातों का ध्यान रखते हैं ये लोग कि ये पेपर पुराने साल के पेपर्स को जरूर रीड करते हैं। उसका कारण मैं आपको सिर्फ बता देता हूं, इसी पेपर के अकॉर्डिंग मैं आपको ये बता दूंगा कि पेपर पुराने क्यों पढ़े गए थे, ये पुराने पेपर्स का आइडिया क्यों लिया गया था। ये मैं आपको जरा इस पेपर को खोल लेता हूं, फिर मैं आपको यहां पर बताता हूं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि HNO3 का जो क्वेश्चन आया था, बेंजीन और HNO3 H2SO4 के साथ रिएक्शन करके नाइट्रोबेंजीन बना रहे थे, ये पुराने पेपर में भी डिट्टो क्वेश्चन है। लेकिन वहां ये पूछा गया था कि यहां पर स्पेसीज कौन सी है, और यहां पूछा गया था HNO3 एक्ट कैसे करता है। केवल आखिरी की लाइन बदली गई है, बाकी कुछ नहीं बदला गया है, एज इट इज क्वेश्चन है। आप पेपर उठा करके 10 साल के देखिए, मैंने तो ये देख लिया है। दूसरा क्वेश्चन ये था कि पुराने जो मैच द कॉलम है उनमें से एक ऑप्शन हटा दीजिए, ये व्हाइट बॉक्स वाला ऑप्शन हटा दीजिए, बाकी आपको कास्ट ऑफ स्टैट्यूज वाला हटा दीजिए और व्हाइट बॉक्स वाला हटा दीजिए, आपको डिट्टो सेम मिल जाएंगे। पुराने पेपर उठा लीजिए, मैच कर लीजिए, आपको आसानी से मैचिंग मिल जाएगी। एक तो ये, और दूसरा न्यूक्लियोफाइल पे भी क्वेश्चन आ चुका था। ये जो पायराडीन का क्वेश्चन था, चीची बाबिन जो रिएक्शन वाली थी, ये रिएक्शन भी पिछले साल में, पिछले ईयर में आ चुकी है। जूल थॉमसन कोफिशिएंट वाला क्वेश्चन डिट्टो आया हुआ है पिछले साल में, इसमें कोई फर्क नहीं किया, केवल जो लिखने का पैटर्न है उस पे चेंज किया गया है। और सबसे बड़ी बात ये मैं आपको बताऊंगा कि इसमें जो क्वेश्चंस हैं न्यूक्लियोफिलिक वाले, जीओसी के जो क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चन भी पुरानी पेपरों से मैच कर रहे हैं। इन चीजों का आप विशेष अगर ध्यान देते रहेंगे। जो एग्जाम्पल बेड डाई का है, ये एग्जाम्पल खूब आया हुआ है, पुराने पेपर से उठाइए और देखिए आप। यानी कि अगर आप ये बात महसूस कर पाते हैं कि आखिरकार केवल क्वेश्चन की 1-2 लाइन बदल करके क्वेश्चन को बदल दिया जाए, तो इसका मतलब है कि हमारे पढ़ने में, हमारे तजुर्बे में कहीं ना कहीं कमी है, बाकी क्वेश्चन को समझने में कमी हो रही है। अदरवाइज हमारा नुकसान कहीं से कहीं तक नहीं होने वाला है। इसलिए इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। अगर क्वेश्चन का ये समझना है कि आखिरकार क्वेश्चन कहां से आए, क्वेश्चन कैसे बनाए गए, तो इनके लिए आपको सबसे पहला काम ये करना पड़ेगा कि 10 साल के पेपरों को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। और 10 साल के पेपर को ध्यान से पढ़ के देख लीजिए कि जो पिछले साल पेपर हुआ था उसमें लैंग्वेज में कितना कन्वर्जन किया गया है। लैंग्वेज कन्वर्ट करके क्वेश्चन बनाए गए। क्वेश्चन वही थे, बहुत सारे, सब नहीं थे, ये तो आप भी जान रहे हैं। क्वेश्चन बहुत सारे वही थे जिनकी लैंग्वेज में मॉडिफिकेशन करके ऑप्शन थोड़े बहुत बदल के चेंज कर दिया गया। जैसे कि SOCl2 वाला क्वेश्चन था, देख लीजिए पुराने पेपर में है SOCl2 वाला क्वेश्चन, ठीक, और इस बार था। लेकिन क्या किया, पहले SN1 SN2 के ऑप्शन में रखे SN1 SN2 E1 E2 SE1 SE2, ये क्वेश्चन था, ऑप्शन है पुराने पेपर में। और बाद में उन्होंने क्या किया, SN1 SN2 और उसके बाद E2 करा और शायद SNI कर दिया, बच्चा कंफ्यूज हो गया। तो आपको सिर्फ इन्हीं विशेष बातों पर ध्यान रखते हुए बिल्कुल तैयारी करते रहना, पीछे नहीं मुड़ के देखना है, मेरे बताए हुए रास्ते पर चलते रहना। मेरे तरह बिल्कुल सिलेक्टेड कैंडिडेट कहलाओगे, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अनुसार आपके साथ में है, आपको चलना है, रास्ते आपको चुनना है।
डिसीजन आपको लेना है, सिलेक्शन आपको लेना है, लेकिन रास्ता और गाइड मैं करता रहूंगा। मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से पूरी जानकारी से अवगत कराता रहूंगा, इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप तैयारी करिए, पीजीटी लेक्चरर ग्रेड की तैयारी करिए, टीजीटी ग्रेड की भी तैयारी कर सकते हैं, उसकी केमिस्ट्री भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन मेरा मेन फोकस पीजीटी की तैयारी पर है, उसी का मेन मेरा मुद्दा है और ये वीडियो मैंने पूरी उसी के लिए तैयार की है। इसको देखिए, समझिए और अपने अंदर उतारिए और सिलेक्टेड कैंडिडेट बन के दिखाइए। हम आपके फ़ोन का इंतजार करें।